गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अब तक अपने 4 लेक्चर हो चुके हैं, 4 क्लासेस हो चुकी हैं। जो अपनी कल की क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा अनुक्रम का सीमा बिंदु और उसके एग्जाम्पल, बस इतना सा हुआ था। उसकी परिभाषा हुई, उसको किस तरीके से आप आज लिख सकते हो, इस तरीके से आप उसको बोलोगे, और उसके बाद में आपको 2 एग्जाम्पल करवाए थे। तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको सीमा बिंदु होता क्या है। क्या होता है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अल्फा कोई वास्तविक संख्या है। अल्फा क्या है? कोई वास्तविक संख्या है। और अक्षर क्या है? कोई अनुक्रम है। तब अल्फा क्या कहलाएगा? अनुक्रम अक्षर का सीमा बिंदु कहलाएगा यदि जो अल्फा का एप्सिलॉन प्रतिवेश है, जहां पे एप्सिलॉन को धनात्मक संख्या है ग्रेटर देन 0, उसमें अनुक्रम की क्या होना चाहिए? अनंत पद। ठीक है। या एक्सएन माइनस अल्फा का मापांक लेस देन एप्सिलॉन एन के अनंत मानों के लिए, या एक्सएन बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल। ठीक है। या अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्सएन लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया था। तो जो आपका आज कल वाला पोर्शन था जो आपको कराया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो। ठीक है। थ्योरम उसी पे आधारित होंगी, वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठना चाहिए। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो वहां से उसको 1 या 2 बार आप और पढ़िए, जो मैंने आपको बताया उसको बार बार सुनिए। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक अनुक्रम दिया गया एक्सएन, और उसमें जो पद दिया गया है वो दिया है 1/3। वो क्या दिया गया है? 1/3, जहां पे n बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो जो आपको कल एग्जाम्पल करवाया था और ये करवाया था, हालांकि आसान सा है। इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे जो आपका एक्सएन का मान है वो एन के पदों में नहीं है, वो कांस्टेंट है, अचर है 1/3। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस प्रकार से कोई भी मान दिखे एक्सएन का केवल जहां पे एन का पद नहीं हो, तो आप बोलोगे कि 1/3 ही इस अनुक्रम का क्या है? अद्वितीय सीमा बिंदु। ओनली सीमा बिंदु नहीं, कौन सा? अद्वितीय सीमा बिंदु। क्योंकि इस अनुक्रम का केवल एक ही पद होगा 1/3। इसके अलावा इस अनुक्रम में और कोई पद नहीं होगा, क्योंकि एन के रूप में यहाँ पे मान है नहीं। आप चाहे एन बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, इधर तो क्या रहना है? 1/3 ही रहना है। अद्वितीय मतलब उसके जैसा और कोई नहीं। तो यही एक सीमा बिंदु होगा क्या? 1/3। तो यदि आपको कोई भी अनुक्रम दिया जाए और उसका मान है वो, ठीक है, एन के रूप में ना देके किसी अचर के रूप में दे दे, तब आप वहां से बोलोगे कि वही अनुक्रम का एकमात्र पद है और वही उसका सीमा बिंदु होगा। कैसा? अद्वितीय सीमा बिंदु। यहाँ पे इस अनुक्रम का एक अद्वितीय सीमा बिंदु हो जाएगा क्या? 1/3। तो सिंपल सी चीज है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगली परिभाषा है अनुक्रम की सीमा। अनुक्रम की सीमा, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। इसे पहले क्या पढ़ा? अनुक्रम का सीमा बिंदु। अब अनुक्रम की सीमा, थोड़ा सा अंतर है सीमा बिंदु और सीमा। क्या है आप ध्यान से देखिएगा। अपन पहले इसको लिखते हैं, फिर आप इसको आराम से समझिएगा।
तो इसको पहले ध्यान से आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, कहाँ पे इसमें चेंज है और कहाँ पे समानता है। ठीक है, तो पढ़िए आप इसको एक बार। देखो आज ये भी अक्षयन क्या है, कोई अनुक्रम है, अक्षयन क्या है, कोई अनुक्रम है, तथा एल क्या है, कोई वास्तविक संख्या। ठीक है, सीमा को क्या बोलते हैं, लिमिट, तो इसको मैंने पहला से ले लिया एल। एल क्या कोई वास्तविक संख्या है, तब एल अनुक्रम अक्षयनी क्या कहलाती है, सीमा कहलाती है। ये अब आगे वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे। यदि एक श्वेत धनात्मक संख्या, श्वेत मतलब श्वेत एप्सिलॉन अपने ऊपर तो डिपेंड होता है, अपन एक लेते हैं, दो लेते हैं, श्वेत मतलब अपनी इच्छा पे डिपेंड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, श्वेत धनात्मक संख्या पूर्णांक। एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत कोई और पूर्णांक हो क्या, एन जीरो, और जो क्या किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। इस प्रकार हो कि एक्सएन माइनस एल का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो। तो देखो यहाँ पे दो, एक तो ये आपके लिए नया आया है एन जीरो, ये आपके पहले आ चुका है, कहाँ आ चुका है, सीमा बिंदु में आ चुका है। अंतर ये था कि वहां पे एल्फा था, एल्फा क्या था, उसका अनुक्रम का सीमा बिंदु, अक्षर माइनस एल्फा का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे एल आ गया, तो ये तो आपका सीमा है, तो ये कंडीशन है वो सीमा और सीमा बिंदु दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो का क्या मतलब है कि एन का मान है वो एन जीरो से बड़ा है, एन का मान है वो एन जीरो से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, आप थ्योरेटिकल इसका मतलब समझिए। अक्षर ठीक अनुक्रम का पद माइनस एल के अंतर का मापांक, के अंतर का मापांक एन के एक मान एन जीरो के बाद, ठीक है, इससे बड़ा मान होगा कोई, मान एन जीरो का मान एक है, तो एन का मान आप क्या ले सकते हो, दो ले सकते हो। इसको समझिए, एन ग्रेटर देन एन जीरो मतलब एन जीरो का मान लो एक है, और तो आप एन का मान दो ले सकते हो, तीन ले सकते हो, इस तरीके से। तो मैंने क्या बोला कि अनुक्रम अक्षर तथा एल के अंतर का मापांक एन के एक मान, कौन से मान, एन जीरो के बाद, एन जीरो के बाद इच्छा अनुसार न्यून बनाया जा सकता है, कम बनाया जा सकता है। इच्छा अनुसार मतलब एप्सिलॉन, यहाँ पे मान लो आप दो लेते हो तो इसको एक बनाया जा सकता है, तीन है तो इसको दो बनाया जा सकता है। इच्छा अनुसार न्यून बनाया जा सकता है, देखो लेस देन है तो न्यून बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा है, थोड़ा सा याद रखना है। इसमें एक कंडीशन और आ जाएगी, एन ग्रेटर देन एन जीरो, एन जीरो हमारा किस पे डिपेंड है, एप्सिलॉन पे। ठीक है, यह देखिए इसका दूसरा रूप और क्या है, ये इसका सिंपल सा रूप है। देखो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एक्शन बराबर एल, लिमिट एक्शन बराबर एल। अगर यहाँ पे मान लो कई बार एन टेंस टू इंफिनिटी नहीं लिखा हो, तब भी आपको समझना है कि एन टेंस टू इंफिनिटी भी है। एन टेंस टू इंफिनिटी का मतलब है कि एन है वो अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अक्षर का मान रखना है, उसको हल करोगे, उसके बाद में इसकी लिमिट अप्लाई करनी है, एल, ठीक है, जो भी मान आएगा वो इस अनुक्रम की क्या हो जाएगी, सीमा। तो ये एक आसान सा फॉर्मूला है, आप उसको आसानी से किसी भी अनुक्रम की सीमा ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एक्शन बराबर एन। ये इसका दूसरा रूप वही सीमा बिंदु वाला है, एल्फा की जगह एल है। एक कंडीशन और है साथ में कि जो एन का मान है वो एन जीरो से क्या होगा, बड़ा, जहां पे एन जीरो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल और देख लीजिए सीमा की, इसके बाद में अपन करते हैं थ्योरम। अच्छा, ये कोई अनुक्रम x n इज इक्वल टू 1/n, आपको इस अनुक्रम की सीमा ज्ञात करनी है, तो आसानी से ज्ञात कर सकते हो। देखो
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn का मान 1/n, n की जगह लिमिट अप्लाई करोगे 1/इंफिनिटी 0, यानी इस अनुक्रम की सीमा क्या होगी? 0 होगी, शून्य होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सी परिभाषा है। तो थ्योरम के लिए आपको ये स्टेटमेंट थोड़ा सा याद इसमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे नोट आज लगा के लिखा है मैंने, इसको देखिए, समझिए क्या चीज है। ठीक है, किसी भी अनुक्रम की सीमा उस अनुक्रम का सीमा बिंदु भी होती है। मतलब आपने अभी अभी अनुक्रम की सीमा निकाली 0, तो मतलब उस अनुक्रम का सीमा बिंदु भी क्या होगा? 0। और आप देख सकते हो उसमें n की जगह मान रखो, एक रखोगे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, किसकी ओर अगर सर है? 0 की ओर। आपको बता चुका हूँ सीमा बिंदु निकालना। उसके प्रतिवेश में देख लीजिए आप, एप्सिलॉन की जगह कोई मान ले लीजिए, कल आपको अच्छे से बताया था दोनों एग्जाम्पल में। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने यदि अनुक्रम की सीमा याद कर ली है, तो आप बोलोगे कि अनुक्रम की सीमा उसका सीमा बिंदु भी है। मतलब किसी अनुक्रम की सीमा 1 है, तो उस अनुक्रम का सीमा बिंदु भी क्या होगा? 1 ही होगा। आगे देखो, लेकिन अनुक्रम का सीमा बिंदु अनुक्रम की सीमा हो, यह आवश्यक नहीं है। यहाँ पे ये आवश्यक नहीं, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो, लेकिन अनुक्रम का सीमा बिंदु अनुक्रम की सीमा हो, यह आवश्यक नहीं है। यानी हर बार यह आवश्यक नहीं है कि जो सीमा बिंदु है वो क्या हो? सीमा हो। लेकिन यह आवश्यक है कि सीमा है वो क्या होगी? सीमा बिंदु। थोड़ा सा आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा याद रखोगे इसको। अभी एग्जाम्पल करवा देते हैं इसका भी। एक सीमा है वो क्या होगी? सीमा बिंदु होगी। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा जो सीमा बिंदु है वो क्या हो? सीमा। ठीक है, देखिए आप, ये अनुक्रम लिया मैंने, -1 की पावर है 4 ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n बराबर 1 रखोगे, -1, 2 रखोगे 1, 3 रखोगे -1, 4 रखोगे 1। इस अनुक्रम में कितने सीमा बिंदु हैं? 2 सीमा बिंदु हैं। कौन कौन से? -1 और 1। -1 और 1 आपको बता चुके हैं, ये स्टार्टिंग वाली क्लास। अगर अब तक आपने ठीक से समझाओ, तो इसके कितने सीमा बिंदु हैं? 2 सीमा बिंदु हैं, 1 और -1।
अब बात कर लेते हैं इसकी सीमा की, इसी अनुक्रम की, -1 की पावर n। देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -1 की पावर n। तो इस पे आप यदि आज लिमिट अप्लाई करते हो तो ये देखो इस तरीके से अप्लाई नहीं करना कि -1 की पावर इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी वहीं पे अप्लाई करोगे जहां पे आपको अनुमान आ रहा है, ऊपर है। इसका मतलब ये है कि n है वो अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, मतलब n का मान 1 2 3 4 5 10 20 50 100 इस तरीके से आपका अनंत की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पे आप n के चाहे आप कितने भी मान रखो, दो ही प्रकार के मान आएंगे, क्या? 1 या -1, 1 या -1। तो अपन यहां से बोल नहीं सकते कि इसकी सीमा 1 होगी या -1 होगी। और जबकि अपन ने बोल दिया कि इसके दो सीमा बिंदु है, 1 और -1। तो इसका मतलब इसके सीमा बिंदु तो है 1 और -1, लेकिन इसकी कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है। और अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल कराया 1/n, उसकी सीमा भी 0 और उसका सीमा बिंदु भी 0, ठीक है। ये इस तरीके से बताया आपको, ये अनुक्रम, इस पे ये हो जाएगा सीमा की परिभाषा 1/∞0। इसकी सीमा क्या हुई? 0। सीमा क्या हुई? 0। और इसका सीमा बिंदु भी क्या होगा? इस तरीके से आपको बता चुके हैं एग्जाम्पल, इसका सीमा बिंदु भी क्या होगा? 0। तो यहां से देखो, ये एग्जाम्पल ऐसे क्या बोलोगे कि किसी भी अनुक्रम की सीमा है वो उसका सीमा बिंदु होती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उसके सीमा बिंदु भी क्या हो? उसकी सीमा, ठीक है। अनुक्रमक संघ की कोई सीमा नहीं। तो ये था अनुक्रम की सीमा की परिभाषा, और उस पर आधारित ये आपका नोट्स और ये उसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब अपन एक थ्योरम करते हैं, हार्ड नहीं, सिंपल सी है, जो आपको अंकल करवाया था उसी पे आधारित है। इसको आप आराम से लिख लीजिए और पढ़िएगा, आगे करते हैं।
जो आपकी थ्योरम है उसका नाम है बोल्जनो वायर-स्ट्रोस प्रमेय। क्या नाम है? बोल्जनो वायर-स्ट्रोस प्रमेय। इसका स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम, तो परिबद्ध अनुक्रम के डेस लेस देन इक्वल टू एक्सएन लेस देन के, ठीक है, कोई दो मानों से घिरा हुआ होना चाहिए। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। अब आप ये बताइए, आपने जितने भी अनुक्रम हैं आपको यहाँ पे सीमा बिंदु ज्ञात किए हैं, तो क्या ऐसा हुआ है कि उसका कोई सीमा बिंदु नहीं है? सबके सीमा बिंदु है, चाहे एक आए हो चाहे दो आए। इसीलिए कह रहा है कि कम से कम एक सीमा बिंदु तो होना ही चाहिए। अधिक है वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो ये थ्योरम देखो आज, वैसे तो अब आपको करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आपको मैं कल इसके एग्जाम्पल बता चुका हूँ। जो वहां पे बताया था अगर वो अच्छे से आपके माइंड में है तो केवल यहाँ पे इसकी जो परिभाषा है अनुक्रम की सीमा बिंदु, उससे आपको केवल कुछ एक लाइन लिखनी है जो यहाँ पे मैं बोलूंगा और जो आपको समझाया गया था कल कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखिए अजेलिया एक्साइन क्या है? परिबद्ध अनुक्रम आपका दिया गया था। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम तो अपन ने ले लिया एक्साइन एवं ई इसका क्या है? परिसर। आपको परिसर मैंने बता दिया, समुच्चय के अलग अलग पदों का समुच्चय क्या कहलाएगा? परिसर। जैसे वहां पे क्या था? 1 - 1 1 - 1, तो उसका परिसर क्या हो गया था? 1 - 1। यानी परिसर में भी अनुक्रम के ही पद आएंगे। परिसर में भी अनुक्रम के ही पद आएंगे, लेकिन आएंगे कितने? सीमित पद आएंगे। अगर कोई पद रिपीट हो रहा है तो वो उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया इसका परिसर। तब ई बराबर क्या हो जाएगा? एक्सएन एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब यहाँ पे एक्सएन यानी x1 x2 x3 x4 में से तो सीमित अवयव होते हैं, वो इसका क्या हो जाएगा? परिसर। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो, अब यहाँ पे इस तरह में आपको करना क्या है, इसमें दो कंडीशन लेनी है आपको। क्या? यदि ई क्या हो? एक परिमित समुच्चय, और यदि ई क्या हो? एक अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो परिमित समुच्चय का मतलब है कि उसमें कोई ना कोई फिक्स मानो। जैसे एग्जांपल याद करो, 1 - 1, तो कितने अवयव थे? दो। वो क्या हो जाएगा? ई का, ई एक परिमित समुच्चय। आपको कल भी दो एग्जाम्पल करवाए थे। ठीक है, तो वहां से भी आप दे सकते हो। जो आपके सीमा बिंदु आया था, एक 1 - 1 आया था, एक 0 आया था, इस तरीके से। ठीक है, और अपन ने उनके प्रतिवेश में भी आपको मैंने यहाँ पे लिख के बताया था कि इस तरीके से आप अल्फा का मान ये लीजिए, इस तरीके से एप्सिलॉन का मान लेना है, और आप इसको व्यक्त कर सकते हो। क्या था कि अल्फा के एप्सिलॉन प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद होने चाहिए। ठीक है,
तो देखो ये आप परिभाषा समझ लीजिए और चाहे तो कल वाले एग्जाम्पल समझ लीजिए, वही लिखा है मैंने सेम। क्या अक्षर एक परिवर्तन अनुक्रम है, ई में क्या है परिमित अवयव है, और चाहे वो दो हो चाहे तीन हो, 1 - 1 ले लो, 1 2 3 ले लो, कुछ भी आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए जो आपको अब तक करवाया है। ठीक है, तब एक संख्या अल्फा इस प्रकार होगी कि ई के सभी अवयव, ई के सभी यानी उसका परिसर, वो मान लो दो अवयव है तो 1 - 1, ई के सभी अवयव अल्फा के एप्सिलॉन प्रतिवेश में व्यक्त किए जा सकते, जहां पे एप्सिलॉन क्या है ग्रेटर देन 0। तो ये मैं कल आपको बात बता चुका हूं। आपके जो भी सीमा बिंदु आए हैं, ठीक है, उनको आपने अल्फा ने कोई ना कोई आपको इस प्रकार की संख्या जरूर मिली है, चाहे वो अल्फा का मान आपने लिया और 0 लिया हो कल वाले एग्जाम्पल में, आप उनको देखिए दोनों को एग्जाम्पल को अच्छे से, आपको ये बात अच्छे समझ में आ जाएगी कि इस प्रकार से कोई ना कोई एक संख्या आपको अवश्य मिलेगी। अब देखो एग्जाम्पल का और थ्योरम का सिस्टम ये है कि थ्योरम में आप केवल थ्योरेटिकल लाइन अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम्पल वाली लाइन अप्लाई नहीं कर सकते। समझना आपको एग्जाम्पल में पड़ेगा कि हाँ ऐसा हुआ था, और यहाँ पे केवल आपको जो लाइन है, जो थ्योरेटिकल लाइन है, जो परिभाषाएं हैं, उन्हीं को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले एग्जाम्पल करवा दिए थे ताकि कोई डाउट ना रहे कि हाँ भाई ऐसा कोई प्रतिवेश होता है, इसमें सारे पद होते हैं या नहीं। तो देखो ई के सभी अवयव है वो अल्फा के एप्सिलॉन प्रतिवेश में व्यक्त किए जाते हैं। ये बात सही है, अपन ने कल दोनों एग्जाम्पल में देख लिया था। अब इसका मतलब क्या है, एक संख्या इस प्रकार होगी कि ई के सभी अवयव, ई के सभी अवयव अल्फा के एप्सिलॉन प्रतिवेश में व्यक्त किए जा सके। इसका मतलब क्या है, अल्फा का एप्सिलॉन प्रतिवेश हो गया और ई के सारे अवयव किसमें हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे। ई के सारे अवयव अच्छा अक्षर में भी होंगे भाई, ई है ना किसका परिसर है, अनुक्रम अक्षर का तो परिसर है। तो यहाँ पे अक्षर बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, एक ही तो बात है। जो ई के अवयव है वही किसके अवयव है, अक्षर के अवयव है। भाई ई में जो अवयव वो कहां से है, अक्षर में से तो आए हैं। ये देखो आपको केवल समझना पड़ेगा इसको। तो क्या हो जाएगा, अक्षर बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन। ये इसको क्या ले सकते हो, या इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्सएन लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, या एक्स माइनस अल्फा का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये तीनों कहां से लिखे हैं, सीमा बिंदु की परिभाषा से। यहां से क्या बोलोगे, अल्फा वो क्या हो जाएगा, एक्सएन का सीमा बिंदु, अल्फा क्या हो जाएगा, एक्सएन का सीमा बिंदु। तो आप इसमें देख सकते हो, ये एक परिमित समुच्चय दिया, आपने कल वाला दो एग्जांपल है उनमें से कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में ये बात सही है या नहीं, इंपॉर्टेंट ये देख लीजिए कि एक संख्या अल्फा इस प्रकार से होगी कि ई के सभी अवयव हैं वो अल्फा के एप्सिलॉन प्रतिवेश में व्यक्त किए जा सकते हैं, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो कल आपको दोनों एग्जांपल मैंने बताए थे और वहां पे अपन ने अल्फा का भी मान डिसाइड किया था, एप्सिलॉन का भी डिफाइन किया था, और देखा था कि अनुक्रम के आपके सभी पद अनंत पद है वो क्या है, अल्फा के एप्सिलॉन प्रतिवेश में व्यक्त किए जा सकते हैं। वही मैंने लिखा, ये फिर इनका थ्योरेटिकल रूप, ई के अवयव अक्षर के अवयव एक ही बात है, और फिर ये आर से सीमा बिंदु की परिभाषा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और यहाँ से क्या बोलोगे, अल्फा क्या है, अनुक्रम अक्षर का सीमा बिंदु। ये टोटल परिभाषा थी, समझना कहां से है, कल वाले एग्जाम्पल से। इतना लिखिए, फिर दूसरी कंडीशन।
यदि ई के में क्या, ई क्या है, एक अपरिमित समुच्चय रिएक्शन, तो एक आपका परिमित अनुक्रम है, और ई में क्या है, अपरिमित अनुक्रम। अपने को मालूम नहीं कि उसमें कितने अवयव है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो करना क्या है वो देखिए आप। देखो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है कि प्रत्येक अपरिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, बोल्जनो-वायर्स्ट्रास प्रमेय से। अब आप कहोगे हमारे थ्योरम का नाम भी यही है, आपने भी यही लिखा है। तो देखिए ये जो अपना 3 का चैप्टर है, इसमें ये बोल्जनो-वायर्स्ट्रास तो प्रमेय ये अलग है। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इससे पहले वाला चैप्टर है 2 का चैप्टर, वहां से भी एक प्रमेय है जिसका यही नाम है बोल्जनो-वायर्स्ट्रास प्रमेय। ये है किसके लिए, अपरिबद्ध अनुक्रम के लिए। उसका स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इसमें काम में लेना है दूसरी कंडीशन में। स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक अपरिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। और अगर ये आप देखना चाहो तो ये आपकी थ्योरम है, ये थ्योरम है 2.02। आप देख सकते हो अगर आपके पास बुक है तो वहां से केवल आपको उस स्टेटमेंट को उठाना है और यहाँ पे काम में लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी अपरिमित है, अपरिमित है, अपने को पता नहीं है कि उसमें कितने अवयव हैं। और जब पता नहीं है तो उसको आप ये भी नहीं कर सकते कि ये परिबद्ध होगा, अपने को मालूम ही नहीं है अवयव कितने हैं, तो उसको परिबद्ध कहाँ से करोगे कि भाई ये इस और इस मान के बीच में इसके सारे पद आ जाएंगे। समझ रहे हो ना, केवल वहां से इस स्टेटमेंट को आपको पिक करना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। प्रत्येक अपरिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। अपरिबद्ध अपरिमित एक ही बात है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ई का एक क्या हो जाएगा, कम से कम सीमा बिंदु। ई का क्या होगा, एक सीमा बिंदु, क्योंकि यहाँ पे अपरिबद्ध कौन है, अपरिमित कौन है, ई है। आपने क्या किया, ई एक अपरिमित समुच्चय है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस थ्योरम के स्टेटमेंट के अनुसार ई का भी क्या होगा, कम से कम एक सीमा बिंदु होगा। तो केवल आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को काम में लेना है। ये आपको 2 के चैप्टर में मिल सके। देखिए ई का भी कम से कम एक सीमा बिंदु होगा, तो वो अपन ने ले लिया कोई अल्फा। ठीक है, सेम रह जाएगा, इसीलिए अल्फा ले लिया, आप बीटा भी ले सकते हो। यदि अल्फा क्या हो, ई का सीमा बिंदु, तो इसका मतलब ई के अनंत पद होंगे किसमें, अल्फा के एप्सिलॉन प्रतिवेश में। सीमा बिंदु की परिभाषा, इसको क्या लिखोगे, ई के अनंत पद होंगे किसमें, अल्फा के एप्सिलॉन प्रतिवेश में।
अल्फा के एप्सिलॉन प्रतिवेश में के क्या होंगे, अनंत मान होंगे। ये सीमा बिंदु की परिभाषा। ई क्या है, ई है वो समुच्चय अक्षांश का क्या है, परिसर है। इसका मतलब जो ई के अवयव और जो अक्षांश के अवयव वो क्या है, समान है। इसका मतलब अल्फा के एप्सिलॉन प्रतिवेश में अनुक्रम अक्षांश के भी क्या होंगे, अनंत पद होंगे। अर्थात ये बात किया। इसको क्या बोलोगे, अल्फा क्या हो जाएगा, अनुक्रम अक्षांश का सीमा बिंदु। तो देखिए जो थ्योरम थी इसमें कुछ भी नहीं था, वैसे देखे तो केवल आपको सीमा बिंदु की परिभाषा होनी चाहिए मालूम, और जो आपको कल एग्जाम्पल करवाए थे वो क्लियर होने चाहिए कि हाँ भाई ऐसे कुछ प्रतिवेश होता है, ऐसे कुछ अपन अल्फा का मान लेते हैं और वो इसमें सारे पद विद्यमान होंगे या नहीं। पहली कंडीशन में तो ऐसे का ऐसे जो आपकी परिभाषा थी उसको लिखा अपन ने, ठीक है। दूसरी कंडीशन में ये एक स्टेटमेंट आपको लिखना है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम, प्रत्येक अपरिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। अपरिबद्ध यहाँ पे ई है तो मतलब ई के अनंत पद होंगे अल्फा के, आपने अल्फा ले लिए, यहाँ से जब इतना बोल दिया कि एक सीमा बिंदु तो होगा तो उसको अल्फा ले लिया। अल्फा के एप्सिलॉन प्रतिवेश में अनंत मान होंगे, ई और अक्षांश के भी समान, अक्षांश के भी हो जाएंगे, अक्षांश का सीमा बिंदु अल्फा, ठीक है। लैंग्वेज है वो दोनों में सेम है, थोड़ा सा यहाँ पे जाके ये चेंज करना है। ये थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, 2-3 बार इसको लिखना। एग्जाम्पल है, इससे पहले वाली क्लास के अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं है। थ्योरी है, लिखनी आपको पड़ेगी, देखो ये ऐसा ही, ठीक है। तो इसको 2-3 बार पढ़ना। आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में और पढ़ेंगे, ओके।